वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए तिथि निर्धारित की गई है बीपीएससी आयोग की तरफ से 7 मई, और इस बारे में हमने आपको कल भी डिस्कस किया था। लेकिन ये डेट संभवतः अभी बदल सकती है, चूँकि बिहार के कुछ ऐसे भी परीक्षाएँ हैं जो कि 5 से लेकर 9 मई तक ये संभावित होने वाली स्थिति में हो सकते हैं कि इस परीक्षा को एक्सटेंड फिर से किया जाए, लेकिन जल्द से जल्द इस परीक्षा को कराई जाए, ऐसा आयोग से हम कामना करते हैं। क्योंकि 67 के बाद 68वीं बीपीएससी के लिए भी आपके सवाल आ रहे थे कि सर यहाँ पे 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन कब तक दिया जाएगा। तो अभी इस एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो इसमें डिले हुआ है, और डिले होने के साथ साथ यहाँ पे इसमें सीट का भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन डिले एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। हो सकता है कि इसके जो संभावित तिथियां हैं वो 15 मई से पहले भी हो जाए या 15 मई तक भी हो जाए, लेकिन डेट एक नया फिक्स किया जाएगा जहां पे आपको इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। लेकिन आपको अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम बिल्कुल अपनी रणनीति को लेकर चलना है, और खासकर जो मैं आपको एक नई रणनीति बता रहा हूँ, इस नई रणनीति में आपको पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों के ऊपर सबसे ऊपर चर्चा करना है। हमें यहाँ से क्यों पढ़ना है, कारण उसके पीछे कि हमें टॉपिक पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रणनीति है इस बार, इस पिछले वर्षों के लिए जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे, उन सभी प्रश्नों को भी हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर तो चर्चा होगी ही, लेकिन हम इनके कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है इस टॉपिक से हमें कितना कट ऑफ जाएगा, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए, उन चैप्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि वो कौन कौन से हमें टॉपिक हैं वो डिसाइड करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आजकल हमने आपको एक जो वीडियो बना के दिया था वो वीडियो था हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि हिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने थे हमने बताए थे, और वही सेलेक्टेड टॉपिक को आपको पढ़ने होंगे। क्योंकि अब समय यहाँ पे सफलता का है, यानी कि हमें स्मार्ट स्टडी का है, हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे एग्ज़ाम में संभवतः वहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, और अब यहाँ पे आ चुका है समय प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, इसके बारे में भी। साथ में आज का जो हमारा विषय है और उसका जो टॉपिक है वो है पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से साल में पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं कट ऑफ की अगर बात कर लूँ दोस्तों, तो देखिए अगर हम इससे लास्ट जो हुआ था एग्ज़ाम 66 हुआ था जो एग्ज़ाम, ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 108 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। तो अपने को ये टारगेट हमेशा रखना है कि हमें इस तक जरूर पहुँचना है, इस टारगेट तक जरूर पहुँचना है। हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो के 110 भी हो जाए, नहीं कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट होना चाहिए 110 नंबर का। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना होगा। अब जो है अदर कैटेगरी के जो छात्र हैं वो ये ना सोचेंगे कि हमें कितना करना चाहिए, हम ओबीसी में हैं, ईबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, हमें कितना स्कोर करना चाहिए। आप भी अपना टारगेट इतना ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि हम कैटेगरी में, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपका गलत ही हो जाए वहाँ पे, तो कम से कम आप कैटेगरी में इसको टारगेट लेके चलेंगे तभी तो आप सफल हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं हर वो छात्र को बोल रहा हूँ कि आप अपना टारगेट हाई रखिए, तभी जाके आप सफलता पा पाएंगे। चलिए अब मैं सीधे लिए चलता हूं दोस्तों आपको यहाँ से इस टॉपिक के उन सभी पहलुओं पे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और है आप लोग के लिए, जो कि अच्छा अपडेट है। अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा अवसर, और ये है दोस्तों अनअकैडमी के लिए 20% डिस्काउंट पाने का ऑफर। अगर आज आप एनरोल करते हैं यानी कि 14 से 16 मार्च के बीच में, तो आपको यहाँ पे 10 नहीं सीधे 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसे एनरोल कीजिए, और वहाँ पे एक रेफरल कोड, जी हाँ, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, जितेंद्र 10, ये आप रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा, JEETENDRA 1010। तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको 20% का डिस्काउंट आज ही मिल जाएगा, और ये पहले कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एनरोल करवा रहा हूँ, यहाँ पे बिहार के टॉप एजुकेटर हैं जो कि आपके लाइव क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पे बिहार के 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है,
तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाके आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको यहाँ से फायदे जरूर मिल सकते हैं। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही 16 मार्च को एक वेबिनार होने वाला है। इस वेबिनार में दोस्तों आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक लाइव वेबिनार किया जा रहा है, जहां पे बिहार के टॉप एजुकेटर जो है आपको इसमें जुड़ेंगे और आपको यहाँ पे जो है रणनीतियां समझाएंगे, विषयवार आपको योजनाएं समझाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। तो आप यहाँ पे जुड़ना ना भूलें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वेबिनार में आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जरूर जाके इस वेबिनार को अटेंड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज पॉलिटी की, और कल हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, जो दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन आज का यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी। और कल हमने आपको एक बताया भी था कि ऑन एन एवरेज यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मान के चलिएगा 6 से 12 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कई वित्त वर्षों में। एटलीस्ट मैं 5 साल का बात करूंगा यहाँ पे, तो इन 5 सालों में जी हाँ आप लोग देखेंगे कि 6 से 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन कब पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो है 12 क्वेश्चन लगभग आपको जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के आधार पे यह 67वीं बीपीएससी की टोटल बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। उसके बाद 65वीं में बात करेंगे तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो 64वीं, 63वीं और 60वीं और 62वीं से जो एग्ज़ाम ये तीनों हुए हैं, इनमें 12-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन तो मान के चलिएगा इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है इस पर हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो पहला चैप्टर हमारा प्रस्तावना का है। इसको आप लोग देखिए, जो 60 to 62 में यानी कि 60, 61, 62 में एक ही एग्जाम यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना से ना एक सवाल जरूर पूछता है हमेशा कि इसका दूसरा नाम क्या है ना, प्रस्तावना को, और किस आर्टिकल के तहत इसको इंक्लूड किया गया और इसका कारण क्या बना। बस ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ से आपकी यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और एक ही क्वेश्चन देखिए अभी इन 5 सालों में पूछा गया है, पिछले साल भी यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है लेकिन पूछा जाएगा। ये आपके सिलेबस वाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपको पढ़ना जरूरी है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और उसके स्रोत, इस चैप्टर से यहाँ पे आपको सवाल बनेंगे ही बनेंगे, जो कि आपको देखने को मिले होंगे कि यहाँ पे पिछले साल 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे कि मुख्य स्रोत हमें कहाँ से मिले, मतलब कि कौन से देश से हमने किस तरह का संविधान ग्रहण किया है ना। ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और हर वो देश के उस संविधान के बारे में जरूर पढ़िएगा जो कि जहाँ से हमने अपना ये जो भी चीज़ें अपने अंदर ली है, अपने संविधान के अंदर डाली है, ये सारी चीज़ें। तो मुख्य स्रोत के साथ साथ उसकी विशेषताएं जी जरूर पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार से देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे संघ और राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन तो अभी तक एक भी नहीं पूछा गया है, बट ये सिलेबस है हमारा, है ना। संघ और राज्य क्षेत्र का जो हमारा है ये सिलेबस है हमारा, इसको छोड़ के नहीं जाना है। और ये बहुत ही आसान सा है, इसमें ना आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 और फिर 28 तक जो आर्टिकल्स है उसको सिर्फ याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार का है, जो कि एक क्वेश्चन देखिए 60 से 62वीं में पूछा गया था, और उसके प्रीवियस मतलब कि हम लोग बाद में 65वीं में देखे थे कि एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। लेकिन ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को भी छोड़ना है, मैं आपको क्वेश्चन दिखलाऊंगा अभी कम से कम 65वीं और 66वीं वाले क्वेश्चन जो है, और जो एक री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन भी दिखलाऊंगा मैं अभी आपको। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन देखिए नहीं पूछा गया, लेकिन ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन एक बिल्कुल रहेगा, जो कि पिछली बार 2-3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन टर्म्स चेंज कर रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को छोड़ा जा सकता है। ये बिहार के परीक्षाओं में देखा गया है, अक्सर यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार दरोगा हो या फिर CSBC के एग्जाम हो, तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। कार्यपालिका से क्वेश्चन हमेशा रहा है, तो आप लोग इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यपालिका से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे गए, बस पिछले साल नहीं पूछा गया था। विधायिका से भी क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो इस बार जरूर पूछा जा सकता है। न्यायपालिका से भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, पिछले साल भी एक क्वेश्चन रहा है यहाँ पे। केंद्र और राज्य संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ से एक क्वेश्चन, और 65वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन देखिए ये जो टॉपिक है हमारा केंद्र और राज्य संबंधित, ये खासकर आपको टैक्सेस के बारे में ज़्यादातर पढ़ने होंगे, है ना, कि कौन सा कर हमें राज्य और केंद्र के आधार पर लगते हैं, या कौन सी हमारे संविधान है जो कि जो केंद्र में लागू होता है
उसको भी राज्यों में लागू लगाने की जरूरत होती है ना। हर राज्य की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश होता है, कोई कंप्लीट राज्य होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, ये एक सबसे एक स्टार मार्केबल क्वेश्चन है। अगर आप 6 से 10 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संविधानोत्तर संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो देखिए कम ही मिले हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक है। और भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कुछ बता के नहीं आएगा कि हम कहाँ से क्वेश्चन देंगे। अनुच्छेद आपको सब पढ़ने हैं, और खासकर जो मैंने आपको अनुच्छेद करवाए थे, याद होगा आप लोगों को पिछले साल बिहार दरोगा के एग्जाम में, एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिए, है ना। एनसीईआरटी जो सार संग्रह है, उसमें आप लोग देखिएगा कि एक जगह आपको लाइन बाय लाइन, या फिर आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन आर्टिकल्स जो है ना ये दिए हुए हैं, और जो खासकर आर्टिकल्स आपके हैं उनको एक बार दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रपति के, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड, या फिर क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ से आपको कोई सोच नहीं सकता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था यहाँ पे। और दोस्तों चुनाव और राजनीतिक दल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 65वीं में पूछा गया था। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। तो ये हमारे जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यानी कि जो 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स को मुख्यतः जो है इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, जहाँ से आपके स्कोर अच्छे हो सकते हैं, जो कि आपको देखने को भी यहाँ पे लग रहा होगा। तो लगातार ये 5 वर्षों में ऐसे यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन जो है मैंने आपको कल भी बताया था कि 5वां ऑप्शन जो बहुत खतरनाक है, इसमें आपको बताना होगा, चूज करना होगा। और संसदीय व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो संसदीय प्रणाली जो होता है वो लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें कि कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे न्यायपालिका जवाबदेही होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगा कि जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है और जो हमारी विधायिका होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो ये भाई दोनों बात है यहाँ पे, विधायिका कार्यपालिका दोनों ही स्वतंत्र होते हैं लिख दिया गया, तो ये कथन तो यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी होते हैं। तो एक से ज़्यादा उत्तर जैसे ही हुआ तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो ई जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको आप लोग ई उत्तर कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से, ऐसा नहीं है कि प्रश्नों को आसान करके दिया जाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो आप लोग पढ़े होंगे पंचायती राज व्यवस्था, और मैंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन रहेंगे, तो ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे ग्राम पंचायत करते हैं। अगर आप उत्तर करेंगे, आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ग्राम पंचायत जो होता है उसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, और यह पंचायती राज का सबसे न्यूनतम स्तर होता है। क्या होता है, सबसे न्यूनतम स्तर होता है यहाँ पे। और आपको बता दें कि जो गांव के स्तर पर भारत के स्थानीय स्वशासन प्रणाली का औपचारिक रूप है, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जिसका उद्देश्य क्या था, तो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाना। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ से। 2 अक्टूबर का दिन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए याद ही होगा क्यों मनाया जाता है, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो अब देखिए यहाँ पे राजस्व विभाग से भी क्वेश्चन है। तो किसी भी राज्य के किसानों द्वारा भूमि राजस्व का संग्रह तथा एक विशेष क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में सरकार को हम लोग समुचित जानकारी उपलब्ध करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पटवारी। तो यहाँ से आंसर ए हो जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो नहीं बोल दिया जाएगा और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो उसमें भी नहीं बोला गया है, और ये ऑप्शन नंबर आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगर नहीं नहीं कैंसिल हुआ तो यानी कि एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर ई ही आपका उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बोलकर ये मत सोचिएगा कि आपका यही पांचवा ही ऑप्शन होगा। ये ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं भी हुआ है। तो यहाँ पे आंसर कीजिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो उत्तर कीजिएगा यहाँ पे बड़े देशों के लिए आदर्श होना। ये गलत बात है यहाँ पे, तो सी ही उत्तर होगा सिर्फ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी आम आदमी पार्टी आप लोग को पता होगा कि दिल्ली के अलावा अब पंजाब में भी यहाँ पे, ठीक है, पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो एक नया करंट अब जुड़ेगा आप लोग के लिए। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जो स्थापना हुआ था वो 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 2012 में हुआ था, नई दिल्ली में की गई थी। और यह पार्टी एक प्रकार की राज्य पार्टी है, जो कि जिसे कि गोवा, दिल्ली, पंजाब में मान्यता प्राप्त है। इसका पंजीकरण चुनाव आयोग है और राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। तो ये एक राज्य की अभी पार्टी है, अभी ये मतलब केंद्रीय पार्टी नहीं बनी है, ठीक है। और केंद्रीय पार्टी होने के लिए उस जो भी दल है, उस दल को कितने राज्यों में उसका राज्यकृत होना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए पार्टियां जो होती हैं, राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो पाता है वही जीतता है। और लोकसभा के चुनाव में किसी दल के राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर जीत दर्ज होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको कहते हैं भाई उत्प्रेषण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कैसा पूछा गया था, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा हिमाचल प्रदेश। भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इन 4 ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश है। अभी कितना है भाई? तो 68 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो 60 है। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे 60 है। अगर हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पे 60 है। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक कौन सा राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, 403, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है? तो ये आपको आंसर करना होगा। यहाँ पे यूपीएससी का अध्यक्ष आता है, ठीक है। और इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये यूपीएससी के अध्यक्ष जो है इनका वरीयता क्रम में सबसे पहले आते हैं। हालांकि यूपीएससी के अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो सभी जो हमारा 9A रैंक पर आधारित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको पिछले साल के क्वेश्चन हैं, 6वीं वाले, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो वैशिष्ट, अब देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो ये वही छात्र आंसर कर पाएंगे जो कि बुक पढ़ते हैं। और बुक के लिए तो देखिए मैं आपको बोलूँ तो एम लक्ष्मीकांत जो है बुक जो है सबसे मोटी बुक आती है पॉलिटी की, वो जो छात्र पढ़ेगा यूपीएससी तक जाएगा और वो क्लियर भी करेगा उससे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अंतिम समय में सब कोई सोचता है कि जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन आंसर कर लें, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी बोलूँगा लगाने के लिए। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आप अनअकैडमी पे भी जुड़ के से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो 51 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास का नहीं जागना, ठीक है। तो ये हमारा विकेंद्रीकरण और सिद्धांत लाया था गया था दोस्तों। हमें इसमें शक्तियों का जो विभाजन है वो चरणबद्ध तरीके से किया गया था, निचले स्तर तक ये होती है, तो सी उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना जो प्रभाव था वो 1757 से लेकर 1947 तक का रखा था। इसी बीच जो पारित हुआ था दोस्तों एलुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट माफ करेंगे, ठीक है, उस समय 1773 में, चार्टर एक्ट 1833 में,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत संविधान का विकास आया, फिर योगदान दिया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट चला 1955 के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न पिछले साल भी पूछे गए थे यहाँ पे, जो कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा समवर्ती सूची में, ठीक है। और अभी क्वेश्चन एक पूछ लेगा कि इस सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय होते हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, अभी टोटल 52 विषय होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीट भी हो सकता है, तो आंसर यहाँ पे ए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ई मार दीजिएगा, आप लोग गलत कर दीजिएगा, वहीं पे तुक्का नहीं मारना, तुक्का भी यहाँ पे सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट फिर भी आप लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा। ज़्यादा उत्तर ही गलत हो गया तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये समझ में आ गया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, और इसमें ये जनता के द्वारा नहीं होते, राष्ट्रपति चुनते हैं। ये भारत के निर्वाचन और निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिनमें कि दोनों सदनों को बुलाया जाता है, ठीक है। सभी निर्वाचित सदस्य जो कि राज्य से हैं और जो कि संसद से होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि जो होती है वो 5 साल के लिए ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। अब देखिए आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में होते हैं, ठीक है। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उन सभी चैप्टर के आर्टिकल जरूर पढ़ते रहिएगा साथ में। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्यों भाई, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से, आर्टिकल 110 में। ये तो टॉपिक हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसी कर को यानी कि टैक्स को अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन और विनिमय करना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन के विनिमय से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ये आपका आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, यानी कि बी और सी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ पे ए भी आपका हुआ, टैक्स लगना समाप्त करना, उसके विनियमन को पर्याप्तन करना। तो यहाँ से आंसर एक से ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, इसलिए उत्तर यहाँ पे हमारा ई होगा। अगला था एक क्वेश्चन दोस्तों कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत छात्र यहाँ पे गलत करके आए थे जब ये एग्जाम हुआ था। देखिए यहाँ पे जब भी बात होगी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे की, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों के लिए था, जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है ना, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित था। ये उत्तर होता है यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ पे जो है ई उत्तर मार के आए थे, क्योंकि मूल ढांचे में भी इसको सोचे थे कि संबंधित है, नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनके आरक्षण संबंधित जो कि प्रावधान थे उसमें उनकी पदोन्नति की जाती थी, ऐसा यहाँ पे बताया गया। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होना था। ये तो भाई जानते हैं आप लोग सभी को। तो यहाँ पे वर्तमान में देखिए 2021 तक भारत में 7 राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा ले चुकी हैं और राष्ट्रीय दल में बनाने के लिए शर्तें भी रख चुकी हैं। और किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। तो देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि ऐसी कितने सीट हैं यहाँ पे कि आपको मत होना चाहिए, आप लोग आंसर जरूर कीजिए। कोई भी पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत लाएगी तो वो लोकसभा में कम से कम 4 सीट भी हासिल हो, तो लोकसभा में 2% सीट हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में उनको हासिल हो, तब जाके वो दल राष्ट्रीय दल का यहाँ पे अपना जो है हिस्सा रखेगी अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग ई कर लेंगे, ठीक है, ई कर लीजिएगा। यहाँ पे 15% की बात की गई है और यहाँ पे 4% की बात की गई है, जो कि यहाँ पे गलत होता है कुछ आंसर, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे ई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है।
तो ये बात यहाँ पे लिखी नहीं गई है। ठीक है, 2021 तक भारत में 7 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में भी नहीं लिखा गया है एक तो। और जो भी 6% की बात की गई है, तो ये आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6% है। ठीक है, तो कोई भी पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत हो, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल, तो ये भी 4% लिख दिया, 4 सीटों की बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे सब गलत है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा गलत उत्तर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पॉलिटी के बारे में आज बताया है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए आप इसको स्थगित करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले दिन हम आपको एक नए चैप्टर, नए टॉपिक से रूबरू करवाएंगे, उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हमने हिस्ट्री के बारे में बताया है, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। पॉलिटी के बारे में आज बता दिया है। कल ज्योग्राफी या करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक उठाकर लाएंगे और उसे प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों के बारे में भी दिखाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। शेयर कीजिएगा वीडियो को जरूर से।